हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। श्रृंखला जो कि आरपीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपका पुनः स्वागत है। हम कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा पढ़ रहे हैं। ये आरपीएससी की चहेती पाठ्य पुस्तकों में से एक है और क्रमचय चयन बोर्ड भी यहाँ से प्रश्न पुट आउट करता है। पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है, पिछले ही क्यों बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से कंटेंट बनते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अब तक इस पाठ्यपुस्तक का जो विवरण है वो किस प्रकार से रहा है, घटनाक्रम क्या रहा है इस पाठ्यपुस्तक का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि इस पाठ्यपुस्तक से राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा ये महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक क्यों है, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान अपने सिलेबस को मैच आउट करेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपका सिलेबस हो और इस पाठ्यपुस्तक का जो कंटेंट है, जो कंटेंट बनता है वो सब यहाँ से पुट आउट होता है। हमारा जो जितना भी पाठ्यक्रम बनता है जो भी कंपटीशन एग्जाम के दौरान, तो वो यहाँ इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से बनता है। कैसे? देखिए 1857 की क्रांति आपके पाठ्यक्रम में भी ये लागू है टॉपिक। इसके बाद में राजस्थान में क्रांतिकारी आप देख पाएंगे। इसके बाद में राजस्थान में किसान आंदोलन। ये महत्वपूर्ण किताब क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाद में अध्याय नंबर 4 को देखिए, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। ये सब टॉपिक जितने भी लगते हैं, आप जो देख पा रहे हैं टॉपिक, ये टोटल टॉपिक हमारे जो राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें आपके सिलेबस के अंदर ये प्रिंटेड हैं। देखिए छठा जो अध्याय है वो राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद पढ़ें तो राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो सातवां जो टॉपिक बनता है राजस्थान की शौर्य परंपरा, इसके अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ व्यक्तित्व, राजस्थान के व्यक्तित्व से प्रश्न बनता है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक हम लाइन टू लाइन करवा रहे हैं। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप तक इस प्रकार के नवाचार पहुंचा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया। इसके बाद में कक्षा 7 का, कक्षा 8 का, और हम जो अब पढ़ रहे हैं, जो श्रृंखला चल रही है वो हमारी है कक्षा 9 इस पाठ्य पुस्तक की। अब तक हमने इसके 5 अध्यायों को कवर कर लिया है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। अब तक हमने अलवर का प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा है। इसके बाद पिछली वीडियो में पढ़ा हमने अलवर का प्रजामंडल आंदोलन, उससे पहले जयपुर का, बूंदी का, कोटा का, मेवाड़ का और जैसलमेर का। इस प्रकार से हमने पढ़ ली। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, कंटेंट बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। भरतपुर में जन आंदोलन, धौलपुर में जन आंदोलन, करौली में जन आंदोलन और अन्य जो प्रजामंडल से संबंधित जो भी टॉपिक, जो भी कंटेंट बनता है वहाँ से प्रश्न पुट आउट होने की चांसेस है वो पढ़ेंगे आज। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 5, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। भरतपुर में जन आंदोलन, यहाँ से पढ़ेंगे। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री थे। प्रश्न बनेगा सीधा ही कि गंगा प्रसाद शास्त्री और जगन्नाथ अधिकारी का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से है। प्रश्न बहुत बार आए हैं, तो वो है भरतपुर प्रजामंडल से। प्रश्न क्या बनता है? भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह 1927 एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। उन्होंने हिंदी को किसका दर्जा दिया था? राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? महाराजा किशन सिंह ने, जो कि भरतपुर के तत्कालीन राजा थे उस समय, जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था ना, उस समय के दौरान। गांव और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। उसके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया। किसको? महाराजा किशन सिंह को। बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और शासन चलाने के लिए एक प्रशासनिक नियुक्ति कर दिया।
1930 में भरतपुर महाविद्यालय में छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया गया था राजस्थान में? भरतपुर महाविद्यालय में 1930 में। प्रश्न बन सकता है। 1938 के राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखिए, राजस्थान के 3 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना बाहर हुई थी। जैसे मान लो कि जिनके मेन स्थान पर न होके उसके जो मूल स्थल से बाहर हुई थी। जैसे बात करें जैसलमेर प्रजामंडल की, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। प्रश्न बनेगा, प्रश्न आता भी है बहुत बार कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो जोधपुर में हुई थी। इसके बाद बात करें सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो हुई थी कलकत्ता में। और ये जो भरतपुर की बात कर रहे हैं, भरतपुर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी राज्य के बाहर हुई थी, रेवाड़ी में। तो ये चीजें याद साथ साथ में करते रहिएगा। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे। भरतपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गोपीलाल यादव। कोषाध्यक्ष कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र जी। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रिज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए। उसमें 50 सदस्य थे, इसमें से 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद ने इसमें से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता चल गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना भरतपुर में है, बयाना में आयोजित किया गया और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल व बीकानेर के महाराजा सादुर सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर में मेवों और जाटों में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। भरतपुर को राजस्थान में कब मिलाया गया था? 18 मार्च 1948 को, जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को, और मत्स्य संघ बना था सबसे पहले। तो उसमें राजस्थान के एकीकरण के दौरान भरतपुर जो रियासत थी उसको भी मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था 18 मार्च 1948 को। अब पढ़ते हैं राजस्थान का 10वां प्रजामंडल। प्रजामंडल का नाम है धौलपुर प्रजामंडल। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो पूछते हैं धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1918 से प्रारंभ कर दिया। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। प्रश्न बनेगा सीधा ही कि राजस्थान में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके नेतृत्व में? पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 के दौरान, पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने। इसके पश्चात 1938 व 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। 12 नवंबर 1946 को तासिम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया। कब? 1948 12 नवंबर 1946 को तासिम गांव में धौलपुर का प्रजामंडल जो अधिवेशन था वो कब? 12 नवंबर 1946 को। परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 के बाद भी धौलपुर प्रजामंडल की उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर किया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया। तो ये था धौलपुर प्रजामंडल। इसके बाद पढ़ते हैं क्रोली को। क्रोली जो कि 11वां प्रजामंडल था इसका।
करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके नेता त्रिलोक चंद माथुर। ये नेता पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आता है। आप पिछले एग्जामों में देखोगे तो प्रजामंडल की जो स्थापनाकर्ता के प्रमुख नेता थे ना, हर प्रजामंडल से जुड़े हुए जितने भी आप व्यक्ति थे वो उसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। चिरंजीव लाल शर्मा और मान सिंह थे। देखिए, चिरंजीव लाल शर्मा और मान सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो करौली प्रजामंडल से। स्थापना कब हुई? 1938 को। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा के 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का मतेश संघ में विलीन हो गया। अब पढ़ते हैं 12वां जो टॉपिक है, अन्य राज्यों में जन आंदोलन। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में हुआ। इसमें से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़। झालावाड़ एक ऐसा राज्य था। क्या? झालावाड़ एक ऐसा राज्य जहाँ के राजा स्वयं प्रतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम उठाए जिससे जन चेतना में वृद्धि हो। प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसको राजा का जो समर्थन प्राप्त था, यानी वहाँ की राजकीय संस्था का जो राज्य का समर्थन प्राप्त था, तो वो था झालावाड़। प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिखाबाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभा, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना को अथक प्रयास किए और प्रजामंडल की स्थापना की। देखिए, बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्या? एक बार पुनः याद कर लेते हैं। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर में किसने स्थापना की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। हरदेव जोशी इसके समर्थक थे और गौरीशंकर आचार्य और शिवलाल कोटड़िया और भिखाबाई भील। इसके बाद में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल पायक ने। चुन्नीलाल प्रभाकर ने। सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरोही में गोकुल भाई भट्ट द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों में अंधविश्वासों को दूर किया गया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा ऊपर पढ़ के आए हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों को वर्ध राजस्थान में विलीन कर लिया गया। प्रजामंडलों का मूल्यांकन की बात करें, राजस्थान में प्रजामंडलों और लोक प्रसिद्ध का जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की। आरंभिक अवस्था में यद्यपि इनकी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास कम नहीं थे। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैरकानून बनाया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। देखिए, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? यह प्रश्न बन सकता है ये कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1921 में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर एक मंडल बनाया गया था जिसे नरेंद्र मंडल कहते हैं। प्रश्न आता है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडल व लोक परिषदों की स्थापना होने दी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी अपनाया और आंदोलनों में भाग लिया। उसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण था। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं को भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ रहा है। राजतंत्र व निरंकुशता को दिन चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीन कर स्वीकार कर लिया। प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों और जनता का ध्यान आकर्षित किया। इस महान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही जाता है। तो ये था
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये प्रश्न देख लेना आप। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, किसके प्रयासों से 19 में भोगीलाल पांड्या के, और अंग्रेजी स्थापित पर राजस्थान टाइम्स का प्रसारण कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रश्न बनते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। पिछली कक्षाओं में आप देख सकते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। तो आज का कंटेंट कैसा लगा, आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ में। कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक न एक प्रश्न जरूर आता है। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न बनते हैं, यहाँ से कंटेंट उठाते हैं और एक एक लाइन से प्रश्न उठा लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।